नमस्कार। हम सबको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, इसीलिए प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है और ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। तो हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज प्रश्न बैंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन के साथ स्टडी करेंगे विद ब्लूप्रिंट, यानी कि ये देखेंगे कि उस चैप्टर से पेपर में कितने नंबर का आएगा और किस तरह का क्वेश्चन उस पेपर में आने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस की सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हम भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन और विकास देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर से संसाधन एवं विकास से आपका कितने नंबर का आने वाला है? इससे आपका आएगा पूरा 4 नंबर का। ठीक है, तो संसाधन और विकास जो पहला पार्ट है भूगोल का, इससे आएगा 4 नंबर का। 2 तो आपकी ओटी आएंगी। कितनी आएंगी? 2 ओटी, यानी कि एक नंबर की ओटी आएंगी, जिसके 2 नंबर हो गए। और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। ठीक है, एक प्रश्न आएगा और 2 ओटी आएंगी, तो टोटल 4 नंबर का इस पेपर में आने वाला है। तो हमको ये समझ लीजिए दिमाग में कि हमको 2 नंबर से 3-4 नंबर के प्रश्नों को तैयार ही नहीं करना है। ठीक है, ओटी और छोटे प्रश्नों को ही हम ध्यान देंगे। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो अजैव संसाधन को समझ लो, संसाधन वो वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव के काम की हैं, मानव के पास तकनीक है उनको इस्तेमाल करने के लिए, आर्थिक रूप से संभव है उसको वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए, सांस्कृतिक रूप से भी वो मान्य है, तो हम उस वस्तु को क्या कहेंगे? संसाधन। सिंपल वे में आप समझ लीजिए, कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, मानव उसका उपयोग कर सकता है, तो वो संसाधन है। अभी इन्होंने पूछा है अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव। ठीक है, तो जैव संसाधन वो जिनमें जीवन होगा, और अजैव यानी कि जो निर्जीव होंगे, जिनमें जीवन नहीं होगा। तो आपको पूछा है अजैव संसाधन कौन सा है, तो जिनमें जीवन नहीं होगा। तो पहला मनुष्य, क्या मनुष्य में जीवन होता है? हाँ, होता है। तो हमको निर्जीव वाला बताना है। मत्स्य यानी कि मछली, इसमें भी जीवन होता है। और चट्टानें, चट्टानों में जीवन नहीं होता है। प्राणी जगत में भी जीवन होता है। तो हमको पूछा अजैव संसाधन बताना है जिसमें जीवन नहीं होता। तो सही आंसर आप लगाएंगे गा, चट्टानें। अजैव संसाधन में क्या उदाहरण है? चट्टानें। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मिट्टी उपयोगी है, तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगड़ मिट्टी। ठीक है, रेगड़ मिट्टी। ठीक है, और काली में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। याद रखना है, का से काली और का से कपास। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होगी? कपास। नेक्स्ट देखो, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो राष्ट्रीय जो नीति है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत 1952, याद रखिए, ओटी में और आ सकता है कहीं अगली में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारत के 33% भूभाग पर वन यानी कि जंगल होना जरूरी है, होना चाहिए। इतने परसेंट तो होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो कौन सी नीति भारत की? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारत में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती किसे कहते हैं? देख लो, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ये सीढ़ियां सी बनाई है। तो क्या करते हैं सीढ़ीदार में? ये पहाड़ है, तो पहाड़ को काट करके सीढ़ी जैसा बना लिया जाता है। ठीक है, सीढ़ी जैसा बना लिया जाता है और इसमें फसलें की जाती हैं। यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सीढ़ी जैसा बना करके जो फसलें की जाती हैं, इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि, सोपानी कृषि, या इंग्लिश में कहते हैं स्टेप फार्मिंग। ठीक है, तो अब आपको 4 में ऑप्शन दिए, इनमें से आपको ढूंढना है। दिमाग का इस्तेमाल करिए कि भैया जो सीढ़ीदार कृषि कहाँ होगी? पहाड़ पे होगी। तो इन चारों में से पहाड़ कौन सा होगा? एक पंजाब, अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान। तो मैदान तो काट दो, मैदान की बात ही नहीं है, पहाड़ होने चाहिए। और उत्तराखंड, तो इन तीनों में से कहाँ पहाड़ होते हैं? वो होते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में क्या पाए जाते हैं? पहाड़। तो वहां पर होगी सीढ़ीदार सोपानी खेती। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय संसाधन नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। नहीं है, नहीं तो नहीं लिखा। अब इसमें से क्या होगा? 3 तो इसके प्रकार होंगे और एक नहीं होगा ज्वारीय ऊर्जा का। तो पहले ज्वारीय ऊर्जा समझते हैं कि वो क्या है। तो देखो, ज्वारीय ऊर्जा मतलब
समुद्र में जो ज्वार आती हैं, जो लहरें आती हैं, उससे जो ऊर्जा बनाई जाए उसे कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। इंग्लिश में इसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि समुद्र में जो लहरों के से जो ऊर्जा बनाई जाए उसे हम टाइडल एनर्जी, हिंदी में ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अभी कैसे देखो, समुद्र दिख रहा है आपको पिक्चर में, यहाँ पे नीचे क्या किया उन्होंने, ये लगाया है, पूरा टनल लगाया है, मशीन लगा रखी है, इसमें ये निकल के लिए ब्लेड्स लगे हैं, ठीक है। अब पानी आता है, बहुत हल्के ब्लेड होते हैं, पानी की लहरें आएंगी तो ये ब्लेड क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे, फिर रोटेट होंगे लहरों से। इसी तरह से पानी की लहरें यहाँ पर तो ब्लेड रोटेट होंगे, इनके घूमने से क्या होगा, टरबाइन चलेगा और उससे बनेगी बिजली। तो इस तरह की ऊर्जा को हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। यहाँ पे भी देख लो, ये समुद्र के बीच में अपन ने लगाया है मशीन को, और नीचे ब्लेड्स होते हैं, लहरें आती हैं, लहरें आई तो वो जो ब्लेड थे वो घूम जाते हैं, फिर लहरें आई, ब्लेड घूमेंगे घूमेंगे तो उससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इसको डिटेल में और देखेंगे, क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी को एक बार और देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ देखो ये आपने लगा रखे हैं, क्या है, ये टावर है बिजली के, ये पावर जनरेटर है आपका, ठीक है। अभी यहाँ से केबल से कनेक्टेड है, यहाँ पर बिजली बनेगी, यहाँ बिजली बन करके इस केबल से कनेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगी। तो क्या हो रहा है, ये जहाज, लहरें उठ रही हैं इसमें, तो इन लहरों से क्या होंगे, ये आपके जो ब्लेड्स है वो रोटेट होते हैं, और रोटेट होने से क्या, टरबाइन चलेगा और आपकी क्या बनेगी, बिजली बनेगी, और बिजली यहाँ पे इकट्ठी होकर के देखो सिटी में सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, बार बार आप बना सकते हैं, इसलिए ये पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो देखो इसमें, ये देखो ये पुनः पूर्ति योग्य है ये मानवकृत है, हाँ, इंसान ही बना रहे, भगवान तो बनाए नहीं, प्रकृति तो बनाई नहीं, मानव ने मशीनें लगा करके बिजली बनाई, तो मानवकृत है। अजैव, क्या इसमें जीवन होता है, नहीं होता, तो अजैव है ये, सही बात है। अचक्रीय, अचक्रीय मतलब एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम ये जो ब्लेड है हमने लगाया पूरा प्लांट, तो हमने इससे एक बार बिजली बना ली, तो क्या हम दोबारा नहीं बना सकते, तो दोबारा बना सकते हैं, आज भी, कल भी, हाँ, महीनों बना सकते हैं। तो ये चक्रीय ऊर्जा है, और इन्होंने कहा चक्रीय, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि ये इस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो ज्वारीय ऊर्जा अचक्रीय यानी कि नॉन साइक्लेबल रिसोर्स नहीं है, सही आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। भंडार मतलब स्टॉक उसका लिमिटेड है, ज्यादा नहीं, अगर हम जितना है उतना ही हम अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आगे जाके भविष्य में खत्म होगा। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है, कहाँ पे है, खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे आपको जो ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, वो सारे क्या होते हैं, खनिज तेल होते हैं, मिनरल ऑयल होते हैं, ठीक है। सेकंड है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपको ये दिख रहे हैं ना, जो ये ब्लेड्स लगे हैं, इनको विंड मिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पवन चक्की, या हिंदी में क्या है, विंड मिल। तो हवा चलती है, हवा के चलने से ब्लेड घूमते हैं, और फिर जो एनर्जी बनती है उसको हम कहेंगे पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन के चलने से जो ऊर्जा बन रही है ब्लेडों के घूमने से, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका जलीय ऊर्जा। तो ये घ नंबर का, ये जलीय ऊर्जा का पिक्चर है। जल है, जल के ये बांध बना है, डैम बना है, इसके ये गेट है, ये खुलते हैं, नीचे वाटर गिरता है, टरबाइन पे गिरता है, ब्लेड ऐसे, इसके जो ब्लेड यहाँ दिख रहे हैं ऐसे नीचे ब्लेड होते हैं, पानी गिरने से ब्लेड घूमते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको अपन हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, या हिंदी में कहें तो जलीय ऊर्जा। और लास्ट वन देखो, ये है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। सूरज की गर्मी से ये ब्लेड्स में जो गर्म होती हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि बिजली में परिवर्तित करते हैं, इसको कहते हैं हम सौर ऊर्जा। तो देखो ये पहला वाला पिक्चर है आपका पवन ऊर्जा, दूसरा है जलीय ऊर्जा, तीसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा है, सूर्य की गर्मी से बनने वाली सौर ऊर्जा, और ये है खनिज ऊर्जा, ठीक, खनिज तेल। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है जिसका स्टॉक लिमिटेड हो सकता है। अब हवा का तो स्टॉक जितनी हवा चलेगी उतना बन जाएगा, जितना नदी बहेगी उतना बनेगा, और यहाँ पे भी सूरज है तो बनता रहेगा। तो ये पेट्रोल और डीजल है, जो खनिज तेल है, इनके स्टॉक लिमिटेड है। तो आपका सही आंसर होगा क, खनिज तेल, ठीक है। किस मिशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। ये जो सतत पोषणीय विकास है, जिसको अपन धारणीय विकास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धारणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास को धारणीय विकास भी कहते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये जो अवधारणा थी, विचार था, वो किस कमीशन ने दिया। तो इसका सही आंसर है ग, ब्रुंडलैंड कमीशन ने। ब्रुंडलैंड कमीशन ने सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी। अब ये होता क्या है सतत पोषणीय,
सतत पोषणीय विकास का मतलब है जो भी संसाधन है उनको इस प्रकार इस्तेमाल करें कि वो भविष्य के पीढ़ी के लिए बने रहे। ठीक है, यानी कि पेट्रोल डीजल लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप सारा पेट्रोल बेच दो और आज ही खत्म कर दो, सारा जला दो। नहीं, इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो इसे हम क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास। नीचे थोड़ा सा मैंने नोट्स में लिखा है, देखो। ब्रंडलैंड महोदय थे, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी, अवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। उसमें इन्होंने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और 1987 में उन्होंने पर्यावरण विकास के सुझाव देने हेतु एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया, जिसको ब्रंडलैंड आयोग कहते हैं। और इसने सबसे पहले धारणीय विकास, जिसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी। तो किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास यानी धारणीय विकास की अवधारणा दी? तो ब्रुनलैंड कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाएगी? मरुस्थलीय मृदा यानी कि रेतीली मृदा। ठीक है, रेतीली मृदा जहाँ कहाँ रेत होगी? तो आप देखो, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है? राजस्थान में। तो मरुस्थलीय मृदा भी कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, रिक्त स्थान देखो, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क कैसा है? लौह अयस्क कैसा? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है, प्रकार का संसाधन है। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। ऐसी भूमि जो बेकार हो जाए, बीच बीच में दरारें पड़ी हो और वो उसका क्या बोलते, पानी के साथ किसी के साथ उसका बह के चली गई, तो जोतने लायक नहीं रहती वो। तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्खात भूमि कहेंगे या फिर बेडलैंड कहेंगे। काली मृदा को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगड़ या फिर कपास वाली मृदा कहते हैं। कपास मृदा कहते हैं। ठीक है, भारत का कुल सिंचित नहीं, यहाँ पे सूचित है, कुल सूचित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पे खेती की जाती है? देखो, ये हमारा जो भारत है, मान लीजिए जैसे पिक्चर में बना रही हूँ, पूरा भारत है, तो इसके हमें जो पूरे आंकड़े हैं, सिर्फ 93% जो लैंड है, भूमि है, उसके ही हमको आंकड़े पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बहुत से क्षेत्र जैसे कि ये जो अपने उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाके हैं, इनके हमको आंकड़े सही से नहीं बता। और कुछ यहाँ पर ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके हमको आंकड़े नहीं पता। तो इसलिए हमको टोटल 93% जो भारत का क्षेत्रफल है, उसी के आंकड़े हमको पता है। तो इसमें से कितने क्षेत्र पर, कितने हिस्से पर कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर है 54% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र कौन सा है? तो 43% भू क्षेत्र है आपका मैदान, मतलब 43% जमीन आपकी मैदान है, समतल है भारत की। नेक्स्ट देखेंगे, विकासशील देश। अभी जोड़ियों में थोड़ा दिमाग लगा, नहीं आ रही है तो भी तो थोड़ा थोड़ा जो आपकी मैच कर रही पहले उसको मैच करो। तो देखो, देश की बात आई है तो देश कौन से हैं? अमेरिका और भारत, बाकी देशों के नाम तो है नहीं है। तो विकासशील देश में यानी कि और विकसित देश, तो कौन सा विकासशील होगा, भारत या अमेरिका? तो सही आंसर है आपका भारत। तो डैश करके आप लिखोगे भारत। आमने सामने लिखना है, क्रॉस नहीं करना है, ऐसे लाइनें और ये नहीं करना है। कॉपी में जब लिखोगे ना तो विकासशील देश जस्ट सामने भारत, इसको नहीं लिखना, इतना हिस्सा नहीं लिखना। विकासशील देश के सामने भारत, विकसित देश के सामने आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, लद्दाख में क्या बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पे क्या होगा? शीत मरुस्थल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि शीत मरुस्थल होता क्या है? मरुस्थल तो भाई सुना है राजस्थान में रेतीला होता है, शीत मरुस्थल कैसा होता है? तो मरुस्थल का मतलब ऐसा स्थान जहां पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती हो, तो अपन को मरुस्थल कहेंगे। अभी शीत है तो इसका मतलब कैसा? ऐसा, मतलब ठंड है, बर्फ जमी है भयंकर, उसके ठंड के कारण वनस्पति ना उग पाए। तो ये जो आपको लद्दाख का एक पिक्चर है, देखिए, यहाँ पे पहाड़ है, बर्फ जमी हुई है, तो इसको हम कहेंगे शीत मरुस्थल। ठीक है, और ये ऊंट है आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मल ऊंट नहीं है जो हमको राजस्थान में दिखते हैं, ये बैक्टीरियन कैमल्स हैं, बैक्टीरियन ऊंट है। इसका मतलब क्या? इनके दो कुबड़ होते हैं, ठीक है, और इनकी हाइट कम होती है और इनके शरीर पर फर होता है। ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लद्दाख में क्या है? शीत मरुस्थल। फिर राजस्थान में क्या मिलेगा? राजस्थान में मिलता है आपको थार मरुस्थल, या कह लो उष्ण मरुस्थल, और नाम क्या है उसका? थार।
हमारे राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है थार। तो इस प्रकार का है, ये नॉर्मल ऊंट है जो हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इस ऊंट और इन ऊंट में अंतर है, इनका सिर्फ एक ही कुबड़ होता है, आपने देखा होगा, है ना, एक ही होगा, और इनके फर नहीं होता, ये गर्म इलाकों में रहते हैं। तो ये हो गया राजस्थान के, अपन आगे लिख देंगे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है लावा के प्रभाव से निर्मित दक्कन ट्रैप। तो लावा देख लो, लावा क्या होता है, दक्कन ट्रैप देख लो पहले। तो ये जो अपने भारत का ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, जो डॉटेड डॉटेड है, ये पूरा दक्कन ट्रैप कहलाता है, इतना हिस्सा, ठीक है। और ये क्यों कहलाता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र लावा से बना है। अब लावा क्या, ये लावा होता है जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है, फटने से गरम गरम साफ साफ सब कुछ, इसमें सारे मिनरल्स वगैरह इसमें मिले होते हैं, और जिसके ठंडे होने से बहुत ठोस हो जाता है, चट्टान जैसा। तो ये लावा है, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ये लिख लीजिए, जगह नहीं है तो लिख लेना दक्कन ट्रैप। चलिए अब अपन सत्य असत्य देखेंगे। तो सत्य असत्य में पहला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं, ये सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, भांगर और खादर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है, अंतर देख लेते हैं। तो ये देखो, ये भांगर है, ये ऊपर वाली ऊंचे क्षेत्र में पाई जाती है भांगर, और निचले क्षेत्र वाली जो है वो खादर, ठीक है। नदी है, जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी कहाँ, खादर तक पहुंच जाता है, लेकिन भांगर तक नहीं पहुंचता। तो पहला अंतर याद रखिए, भांगर ऊंची है, खादर निचली भूमि है। भांगर तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, खादर तक बाढ़ का पानी पहुंच जाएगा। अब खादर को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, खादर। खादर में खाद लगा है, खाद कैसी होती है, उपजाऊ। तो खादर कैसी होगी, उपजाऊ। याद रखना, खादर कैसी है, उपजाऊ। भांगर कम उपजाऊ है। उपजाऊ दोनों है, पर भांगर की तुलना में खादर ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया, ये सही है, लेटराइट शब्द लेटर से लिया गया है, और ये आपकी लेटराइट मिट्टी है ये। नेक्स्ट देखो, सेल और धातुएं जैविक संसाधन, जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है। तो क्या सेल यानी कि जो चट्टाने होती हैं, और धातु में आपके यानी कि लोहा तांबा पीतल में क्या जीवन होता है, नहीं होता, तो ये गलत बात है, यह जैविक संसाधन है। पंजाब हरियाणा की 80% भूमि पे खेती की जाती है, सही है। पंजाब हरियाणा की 80% भूमि पर खेती की जाती है। हाँ, अगला देखो, जहां एक रसी वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि शुद्ध बोया क्षेत्र का मतलब है कि वहां पे बुवाई हुई है, वहां पे फसल हो रही है, और ये क्या कह रहे हैं, खेती नहीं की जाती, तो ये गलत है। शुद्ध बोया क्षेत्र का मतलब खेती नहीं की जाती नहीं होता, इसका मतलब है कि जहां पर खेती की जा रही है, जहां पे फसल की जा रही है। अब हम देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा का है, क्योंकि मैप में आपको आ जाता है, इसलिए मैं लोकेशन भी बताऊं। ये आपका पंजाब हो गया, राजधानी चंडीगढ़। ये हरियाणा, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़। लद्दाख आया था, जहाँ पे शीत मरुस्थल पाया जाता है, ये आपका लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है। एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये राजस्थान है, जहाँ पे आपका थार मरुस्थल मिलता है इस तरफ को। और ये है उत्तराखंड, यहाँ पर क्या है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखो, एक शब्द में उत्तर देना है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, पूरा एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, कितनी जमीन है भारत के पास। तो भारत के पास है 32,8 वर्ग किलोमीटर। अगर फुल में लिखो तो इसको आप लिखोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और शॉर्ट में लिखना हो तो अपन ऐसे लिख दें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। यानी कि जिनमें जीवन है वो हो जाएंगे जैव, पेड़ पौधे इंसान मछलियां, और अजैव जो जिनमें जीवन नहीं है, जल है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये अजैव संसाधन है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। ब्राजील एक देश है जिसकी शहर है रियो डी जेनेरो। और ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर आता है, दक्षिण अमेरिका। किसके अंदर, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील। देश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी है, पठारी क्या होता है, तो ये देखो, ये जमीन जो ऊंची उठी है दिख रही है ना आपको, इसे हम कहते हैं पठार। ये हो गए आपके पहाड़, ठीक है, जिनमें चोटी होती है, नोक खुशी होती है, ये पठार होती है, ऊंचे उठे तो है ऊपर का समतल, और ये है समतल मैदान, ठीक है। तो ये पठार का पूछा है, कितने प्रतिशत है, तो 27% भूमि पर भारत की पठार पाई जाते हैं। अगला देखो, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो ये मरुस्थल है और इसका रंग कैसा है, या तो लाल, हल्का लाल, या फिर भूरा होता है। कैसा होता है, हल्का लाल या भूरा।
अभी देख लो क्वेश्चन आता है बार बार आया, मैदान कितने प्रतिशत है, पठार कितने हैं, पर्वत कितने हैं। तो देखो ये मैदान है, ये है 43%, ये आपके पठार है। अभी बताया था 27% आपके पठार है, और बचा कितना है इससे, 30% बचा, तो ये आपके पहाड़ है। ये पहाड़ आपके कितने हैं, 30% आपके पहाड़ मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्रश्न है, 12 प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको 2 नंबर के प्रश्न हैंगे, तो 30 शब्दों में या 2-3 लाइनों के अंदर देना है, बड़ा डिटेल में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 2 लाइन में आपको अपना आंसर शॉर्ट में देना है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर सारे क्वेश्चन इकट्ठे तो आप ले सकते हैं। ये देखो, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसका निर्माण कैसे होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और इसका निर्माण होता है हिमालय से निकलने वाले 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं, जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उसको इकट्ठा करने से। ये नदियां आती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, और फिर वो जो मिट्टी लाती हैं अपने साथ में उसको इकट्ठा कर देती हैं, उससे उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी, ठीक है। तो ये पिक्चर में भी देख लो, ये आपको जो मिट्टी दिख रही है पूरी, ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, और ये नदियां हैं, ये नदियां ढो करके लेके आई हैं जलोढ़ मिट्टी को अपने साथ, इन्होंने निक्षेप किया। तो उत्तर में क्या लिखो, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, और इसका निर्माण हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। अतिदोहन मतलब वो अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं आप संसाधनों का, तो समस्या उत्पन्न हो रही है। कौन सी 2 समस्या है, आपको मैं 3 समस्या बता रही हूँ, आप सिर्फ 2 ही लिख के आइए एग्जाम में, 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हर एक एक पॉइंट पे एक ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 लिख के नहीं लिखना आपको, दो जो आपको 2 अच्छी लगे वो लिखना। मनुष्य के द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से निम्नलिखित समस्या हुई। पहली देखो, कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधनों का ह्रास हुआ है। पहला हेडिंग क्या हो जाएगी, संसाधनों का ह्रास, ठीक है। संसाधनों का ह्रास मतलब होता है संसाधन समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, एक हेडिंग बना लेना, संसाधनों का ह्रास। दूसरा क्या लिख देना, समाज में कुछ लोगों के हाथ में संसाधन होने के कारण समाज 2 वर्गों में बंट गया, समाज 2 हिस्सों में बंट गया है, अमीर और गरीब। यानी जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या करे, संसाधन सारे अपने हाथ में ले लिए और अमीर हो गए, जो बेचारे गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। और तीसरा है, वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, वैश्विक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से, संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, और ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण में आपका जलीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारे इसमें आ जाएंगे पर्यावरण प्रदूषण में। तो 3 या में से जो 2 आपको लगे, पहला तो हो जाएगा संसाधनों का ह्रास, समाज 2 हिस्सों में बट गया, अमीर और गरीब, और तीसरा है वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो संसाधनों के ज्यादा इस्तेमाल से वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत। 2 जो आपको अच्छे लगे, मेरे हिसाब से आप संसाधनों का ह्रास और ना क्या बोलते हैं, वैश्विक संकट, 2 पॉइंट लिख दें, पहला वाला और तीसरा वाला। कौन सा वाला, पहला, पहला वाला और तीसरा वाला, ये 2 पॉइंट लिखे, बीच वाला छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। मृदा अपर्दन, तो मृदा का अपर्दन मतलब क्या होता है, जो देखो इसको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। यहाँ देखो, ये मिट्टी है ऊपरी, अब हवा चली तो मिट्टी ऊपर उड़ा के ले गई, तो इसे कहेंगे पवन अपरदन। पवन के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाएगा, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को के मतलब होता है ऊपरी परत का हटना। क्या, परदन, अपरदन, इसमें लिखा परदन से याद रखना, परत, ठीक है। तो मृदा की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाएगा, मृदा अपरदन। अभी पवन के द्वारा उड़ाकर ले जा रहे हैं तो पवन अपरदन, ठीक है। जल के द्वारा उड़ाकर लेके जा रहे हैं तो जल अपरदन। एवं मानवीय क्रियाओं के द्वारा अगर हो रही है, जैसे कि जानवरों के द्वारा या मानव के द्वारा हो रहा है, मिट्टी की ऊपरी परत का ह्रास हो रहा है, तो इसको अपन कह देंगे जैविक अपरदन, ठीक है। तो अभी उपाय, इसको रोके कैसे, मृदा अपरदन होने से रोके कैसे, ऊपरी परत को हटने से रोके कैसे, तो इसके उपाय हैं, आपको मैंने 7 उपाय बताए, आप इनमें से सिर्फ 2 ही लिखें, ठीक है। तो पहला है पट्टी कृषि। अभी पट्टी कृषि होती क्या वो देखो, इसमें क्या होता है, ये पट्टी कृषि किसके लिए की जाती है, ये पट्टी कृषि में क्यों कहते हैं, क्योंकि पवन की, कहाँ लिखी है?
पवन पवन अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। तो ये देखो, ये घास की, ये आपको पीले रंग की दिख रही है, घास लगाई जाती है, बड़ी वाली जो घास होती है वो लगा देते हैं, उसकी एक पट्टी सी। फिर यहाँ पर क्या है ना, क्या लगाई गई है, फसल लगाई गई है। फिर पना क्या किया गया है, घास लगाई है, फिर क्या किया है, फसल लगाई है, ताकि जो फसल के जो नाजुक पौधे हैं वो क्या हो, तेज हवा के बहाव के कारण खराब ना हो, नष्ट ना हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पट्टी कृषि। घास की पट्टी लगा देते हैं फसलों के बीच में। क्या होता है, एक ऐसी कृषि जिसमें फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है। तो ये क्या करती है, जो पवन के द्वारा जो बल होता है उसको वो कमजोर करती है और फसल को बचाती है। इसे हम कहेंगे पट्टी कृषि। तो ठीक है, पट्टी कृषि से याद रखना, न घास की पट्टी लगाते हैं फसल के बीच में। इससे क्या होगा, पवन अपरदन को कमजोर करेगी। दूसरा पॉइंट है समोच्च जुताई। ये जुताई की, इस तरह की समोच्च जुताई की जाती है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ये की जाती है जल अपर्दन को रोकने के लिए। काय के लिए किसको रोकने के लिए, जल अपर्दन को। देखो ये पहाड़ है, अगर अगर पानी गिरेगा तो नीचे बहेगा, ये बहेगा यहाँ से और अपने साथ मिट्टी भी बहा के तुरंत ले जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, पहाड़ पर ये इस तरह की ना अपन ने सीढ़ी जैसी बना दी है, गोल 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 गोल। दिख रहा ना, तो इसकी मिट्टी कटेगी यहाँ इकट्ठी, इसकी मिट्टी यहाँ, तो नीचे तक बह के नहीं जाएगी, और फसल लगी तो फसल उसको रोक लेगी। तो ये समोच्च जुताई के द्वारा क्या करते हैं, जो जल के बहाव की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो पट्टी कृषि में क्या हो गया, पवन की स्पीड को रोकने के लिए घास की पट्टी, और समोच्च जुताई में पहाड़ी इलाकों में समोच्च के रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जो जल का बहाव है उसकी गति घटती है और मृदा अपरदन कम होता है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार। सीढ़ीदार में क्या होता है, वही ये भी पहाड़ों पर होती है, इसमें सीढ़ियां बना दी जाती है और सीढ़ी पे कृषि की जाती है। ठीक है, अति पशुचारण मतलब जानवरों को ज्यादा चरने से रोकना, क्योंकि जानवर जब ज्यादा चरते हैं तो मिट्टी को वो ठोस बना देते हैं, तो उसमें वायु और जल नहीं जा पाता। दूसरा कारण क्या, जब वो घास खाते हैं तो घास के साथ साथ वो मिट्टी को भी खींच लेते हैं, तो मिट्टी हल्की पड़ जाती है, उड़ सकती है वो। तो अति पशुचारण को रोकना। वृक्षारोपण करके पेड़ लगाएंगे आप, तो क्या होगा, मिट्टी मजबूत होगी और वो उड़ेगी नहीं, जल अपर्दन वायु अपर्दन सबको रोकेगी। और सिंचाई के सही तरीके का इस्तेमाल। सिंचाई के सही तरीके मतलब होता है ड्रिप तरीके से, ड्रॉप ड्रॉप की तरह एकदम पानी बहाओगे तो जो पानी होगा उसमें तेज बहाव से मिट्टी घुल करके ढलान वाले क्षेत्र पे चली जाएगी। और खेत में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपर्दन को रोकना। बंदिकाएं कैसे, देखो कहाँ गिरा पेन, ये हो गया खेत, और इसमें बीच में क्या बना ली हमने, बाउंड्री बाउंड्री से बनाते हैं, मिट्टी की थोड़ी सी उठा देते हैं ऊपर को, आपने देखा होगा इस तरह से बाउंड्री। तो जब बारिश होगी या पानी होगा तो इसका पानी और इसकी मिट्टी इसी क्षेत्र में रहेगी, इसका पानी इसी मिट्टी, नहीं तो नहीं होगा तो क्या हो, ढलान, मान लो इस तरफ ढलान है तो ढलान की साइड वो मिट्टी पूरी बह जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, खेतों में बंदिका बनाकर नाली अपरदन को रोकना। तो ये है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। आपको पेपर में अगर आता है तो सिर्फ 2 ही उपाय लिखने हैं, सारे सातों नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन करने के नजरिए से बता दिए सारे। एजेंडा 21 क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और वो किसने करवाया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कब हुआ, 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। ठीक है, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। कैसा, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। तो इसके तत्वाधान में इस सम्मेलन में 100 के लगभग राष्ट्राध्यक्ष आए थे। राष्ट्राध्यक्ष मतलब देशों के जो नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो इसमें इन्होंने आकर के भाग लिया। ठीक है, जब भाग लिया, डिस्कशन हुआ, तो एक जो जो सॉल्यूशन निकल के आया कि हम ये काम करेंगे, उसको हम कहते हैं एजेंडा 21। ठीक है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना था। ये एक कार्यसूची थी, इसमें बताया था कि हम ये काम करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा, सबके हितों का, सबकी आवश्यकताओं का, सब लोग मिल करके जिम्मेदारी से विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, मतलब पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए, गरीबी और बीमारी को रोकने के लिए किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल आप समझ सकते हैं कि एजेंडा 21 क्या था। 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों ने इसे स्वीकार किया था। इसमें का उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। कार्यसूची थी ये, एजेंडा 21 क्या है, कार्यसूची है जिसमें 21 काम बताए हैं
कि हम समाज, इसके द्वारा क्या होगा, हम सभी के भलाई के लिए, सभी की आवश्यकताओं के लिए सब मिलकर के जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे, जिससे क्या होगा, पर्यावरण क्षति और गरीबी और रोगों से निपटना होगा। यानी कि इसका मेन उद्देश्य था कि हम अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी जगह पर 21 एजेंडे बनाए और हम इन पे काम करेंगे, और उनका उद्देश्य क्या होगा, पर्यावरण को क्षति को रोकना, गरीबी को रोकना और रोगों से निपटना। तो यह आपका एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, मृदा निम्नीकरण क्या है। मृदा निम्नीकरण को भूक्षरण भी कहेंगे या भूमि निम्नीकरण भी करके आए तो भी कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। तो मृदा निम्नीकरण, भूक्षरण या भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा की उर्वरा शक्ति का कम होना या मृदा का भूमि का अनुपजाऊ होते जाना। ठीक है, अनुपजाऊ क्यों हो रहा है, कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण या फिर मानव गतिविधियों के द्वारा भूमि का उपजाऊ होना मृदा क्षरण कहलाता है या मृदा निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, जो लिख के आएगा वो आप लिख, अगर मृदा निम्नीकरण लिख के आएगा तो मृदा निम्नीकरण हेडिंग बना देना, भूक्षरण लिख के आएगा तो भूक्षरण हेडिंग बना देना, भूमि निम्नीकरण लिख के आएगा तो भूमि निम्नीकरण बना करके हेडिंग बना करके लिखाना। तो प्राकृतिक कारण और मानवीय गतिविधियों के द्वारा भूमि का अनुपजाऊ होते जाना, भूमि का बेकार होते जाना क्या कहलाता है, मृदा निम्नीकरण। मतलब निम्नीकरण मतलब क्वालिटी का कम होना, गुणवत्ता का निम्न होना। ठीक है, और हो क्यों रहा है, इसके उपाय कारण पूछे जाते तो कारण है वनों की कटाई, जंगल ही काट दिए आपने तो बारिश नहीं हो रही है, जमीन सूख रही है, बंजर हो रही है, और दूसरा पशुओं की अधिक चराई, इसके प्रमुख कारण है। अब उपाय पूछे, देखो मृदा निम्नीकरण के कारण पूछे तो आप लिख देना वनों की कटाई, दूसरा लिख देना पशुओं की अधिक चराई, इसके दो मुख्य कारण हैं। और उपाय में लिख देना वनों को लगाना, अब कटाई हो रही तो किसके उपाय क्या होगा, हम वनों को लगाएं, वनोरोपण, मतलब वनों को लगाने से क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण कम होगा। और दूसरा पशुओं की अधिक चराई है तो पशुओं की क्या हो, अधिक चराई पर रोक लगाना। ठीक है, या चारागाहों का निर्माण करना जिससे कि पशु वहां पे चर सकें। तो निम्नीकरण मतलब उपजाऊ, अनुपजाऊ होना, भूमि का क्या होना, अनुपजाऊ होते जाना। अभी हमने मृदा निम्नीकरण को देखा, अब हम देखेंगे मृदा निम्नीकरण के कारण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था निम्नीकरण के कारण क्या है, वनों की कटाई। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वनोन्मूलन हेडिंग बनाकर लिख दो, इसमें लिख दो वनों की कटाई के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। और बताया था पशुओं की अत्यधिक चराई, तो अति पशुचारण हेडिंग बनाकर लिख दो, पशु ये वही है, अति पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण, ये पिक्चर दिख रहा है ना आपको, इसके कारण क्या है, मृदा का निम्नीकरण। तो ये दो पॉइंट ही आप लिखाना पेपर में, वनों की क्या बोलते हैं, कहाँ है, हाँ पहला ये वाला और दो, बाकी छोड़ दो, इस पे ध्यान मत दो, दो कारण ही आएंगे। तो वनोन्मूलन यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई, अति पशुचारण यानी पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। और उपाय आए तो लिख देना रोपण, वनोरोपण यानी कि वनों को लगाने से हम मृदा निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और अति पशुचारण के, और अति पशुचारण को रोकना, हम अति पशुचारण को यानी कि अधिक पशुचारण को रोक करके और नए चारागाह को बना करके मृदा के निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पिक्चर दिख रहा है आपको, ये कहाँ, ये वाला पिक्चर दिख रहा है, तो वनों को काटने से कितनी जमीन खराब हुई है। तीसरा पॉइंट इसमें और देख लो समझने के लिए, अगर आपको नहीं आता था, खनन। खनन, ये देखो खनन करें अपन, गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर की जमीन कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और चौथा है बंजर भूमि। तो दो याद रखिए, वनोन्मूलन और अति पशुचारण निम्नीकरण के कारण। उपाय में आप लिख दीजिएगा वनारोपण, ये उपाय है। वनारोपण यानी कि वनों को लगाने से हम क्या कर सकते हैं, निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और चारागाहों का उचित प्रबंधन व पशुचारण नियंत्रण, पशुओं को अत्यधिक चराई को नियंत्रित करके हम निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो इसमें आप पहला, क्योंकि 2 नंबर का ही आना है तो हम इतना डिटेल में क्यों करें लर्न, पहला और तीसरा आप करके आप लिख सकते हैं, बाकी का हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चारागाहों का उचित प्रबंधन, रेतीले कटीलों की झाड़ियां लगा करके स्थिर करना, यानी कि जो रेतीली जगह है, जो बंजर जगह है, वहां पे क्या करें, कटीली झाड़ियां लग, वो आसानी से लग जाती है, कम पानी लगता है उनमें, उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके हम मिट्टी को और खराब होने से रोक सकते हैं। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, वहां पर अगर बंजर भूमि है, बेकार भूमि है, तो हम वहां पे कोई जैसे कि मकान वगैरह बनते तो वो वहां बना लिए जाएं, और उपजाऊ जो जमीन है उसको खेती में अन्य काम में ही इस्तेमाल करें। ठीक है, और खनन नियंत्रण, खनन को एक लिमिटेड मात्रा में करें, इतना नहीं कि वो पूरी सब जगह खोद डाले, सब जगह की जमीन खराब हो, तो खनन को भी नियंत्रित करना। आपको उसमें से 2 पॉइंट याद रखना है, वनरोपण और पशुचारण को नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं। तो मरुस्थलीय मृदा ये आपको दिख रही है, इसे डेजर्ट सॉइल कहते हैं, रेतीली मृदा कहते हैं।
इसका पहला तो याद रखना, लाल और भूरा रंग होता है। रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। और ये रेतीली होती है और लवणीय मतलब नमकीन होती है। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि 2 ही पॉइंट हमको लिखने हैं। रंग कैसा? लाल और भूरा, और रेतीली और लवणीय। लवणीय मतलब इसमें नमक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, इसमें इतना नमक होता है कि जो इस क्षेत्र में जो झीलें पाई जाती हैं, उनके जलों को हम सुखा करके खाने वाला नमक भी बना सकते हैं। तो आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट याद रखें इसमें। लाल रंग, लाल और भूरा, और आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? देखो चादर, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी बरसा इस पूरे क्षेत्र में, है ना। तो ये पूरा पानी क्या होगा? ढलान वाले क्षेत्र से होकर के नीचे जाएगा। यहाँ ढलान है तो यहाँ से आया, इतनी तेज पानी आएगा तो ये जो आसपास की जो मिट्टी है वो क्या होगी? कट करके पानी के साथ मिल करके ये बह गई। ठीक है, तो इस तरह के अपरदन को हम कहते हैं चादर अपरदन। इतने बड़े एरिया का में जो पानी था, विस्तृत क्षेत्र था, वो जल क्या होगा? ढाल वाले क्षेत्र में जाएगा। जब स्पीड में जाएगा तो किनारे वाली जो जगह है उसको, मिट्टी को अपने में घुला करके अपने साथ बहा ले जाएगा। इसे कहेंगे चादर अपरदन। अब यहाँ देख लो, शीट इरोजन इंग्लिश में कहते हैं। जल कई बार जल बहुत विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में मृदा के साथ पानी घुल जाता है और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। इसे हम चादर अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगर और खादर में अंतर क्या है? मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि भांगर कैसी होती है? ऊंची मिट्टी है। यहाँ पे पहले इसे पिक्चर को देख लें, फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो ये देखो, यहाँ कहाँ देखते हैं? ये है नदी है, ये नदी है। नदी के पास वाली कौन सी है कि खादर, और ऊंचे इलाकों में जो है वो है भांगर। तो एक पॉइंट तो हो गया, निचले क्षेत्र में खादर, ऊंचे क्षेत्र में भांगर। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा कि भांगर में बाढ़ का पानी पहुंचता है, सॉरी, खादर में बाढ़ का पानी पहुंचेगा, भांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। फिर क्या होगा? जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो इसकी मिट्टी कैसी होगी? नई होगी। तो खादर कैसी है? नई जलोढ़ मिट्टी है। तो भांगर में पुरानी वही मिट्टी है, वहां पानी नहीं पहुंचा तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। फिर यहाँ की मिट्टी चिकनी होगी, बारीक होगी। यहाँ की मिट्टी खादर की तुलना में कैसी होगी? पथरीली होगी, कंकड़ीली होगी। ठीक है, और खादर में खाद शब्द लेगा, इसलिए यहाँ की मिट्टी याद रखना उपजाऊ है भांगर की तुलना में। अब खाद शब्द का इससे नहीं है मतलब, इसका मतलब कि हर बार नई मिट्टी आ रही है तो फिर वो उपजाऊ होती है। ठीक है, तो अभी पहले पिक्चर देखें फिर आगे समझेंगे। तो भांगर कैसी है? कहाँ गया ये पेन मेरा? हाँ, ये है जलोढ़ मिट्टी। भांगर कैसी है? पुरानी है। भांगर कैसी? पुरानी। और खादर है नई। ठीक है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऊंची मिट्टी है, और ये है इसमें बाढ़ का पानी पहुंचेगा क्योंकि नीची मिट्टी है। ये इसको ऐसे याद रखना। फिर ये आपकी नदी है, ये आपकी खादर है, और ये है आपकी भांगर। ठीक है, ऊंची मिट्टी है, ये नीची मिट्टी, यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचेगा, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। यहाँ महीन कण पाए जाएंगे, यहाँ पे पत्थर कंकड़ पाए जाएंगे। और ये खाद शब्द लिखा है इसलिए उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है। तो इसमें आप कर सकते हैं 2 पॉइंट लिखने हैं, दोनों में अंतर बताने हैं आपको, जो भी आपको सही लगे। कि जो भाबर और तराई क्या होता है और खादर और भांगर क्या है, इसको समझ लेते हैं यहाँ से। जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो जो गिरिपाद होते हैं, यानी कि पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। नदी ढोके लाती है ऊपर से तो यहीं इकट्ठे रह जाते हैं बड़े पत्थर, और इन पत्थरों के नीचे से होकर के नदी बहने लगती है। ठीक है, पहाड़ ऊपर ऊपर बड़े बड़े पत्थर है तो नदी क्या होगी? इनके नीचे से होकर के बहने लगती है, और इस क्षेत्र में नदी नहीं दिखाई, नदी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, वो इन पत्थरों के नीचे से होकर के बहती है। तो इस क्षेत्र को पत्थर वाला, बड़े बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र जहां पे नदी लुप्त हो जाती है, इसे अपन कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। फिर आगे जाकर के क्या होगा? ये जो पत्थर खत्म हो जाएंगे 8 से 18 16 किलोमीटर के बाद के जो क्षेत्र के बाद, फिर क्या होगा? नदी फिर से दिखाई देगी, और यहाँ पर क्या होगा? बारीक मिट्टी इकट्ठी हो जाती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, और इस क्षेत्र में हमको बहुत सारे जंगल दिखाई देते हैं। जंगल, वनस्पति दिखाई देगी और नदी दोबारा दिखाई देगी। इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई। ठीक है, तभी इस पहले पिक्चर में देखेंगे, ये पहाड़ है, पहाड़ों से नदी नीचे उतरी, तो ये आपको जो पत्थर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? 8 से 18 16 किलोमीटर वाला, इसे हम कहेंगे भाबर। और यहाँ पे नदी नहीं दिखाई जाती, विलुप्त हो जाती। फिर आगे जाकर के नदी फिर से दिखाई जाती है, नदी के किनारों पे दलदली क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जंगल मिलते हैं। इस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई। फिर आगे और अपन बढ़ेंगे तो ये जो नदी है, नदी के किनारे पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है,
तो जो नदी से सटा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे पानी पहुंचेगा, इसे अपन खादर कहेंगे, और ऊंचा जो क्षेत्र है उसे हम भांगर कहेंगे। फिर नदी आगे बढ़ती है और जब नदी समुद्र से मिलने जाती है तो वो डेल्टा बनाती है, सारी मिट्टी को यहीं इकट्ठा कर देगी समतल क्षेत्र में, और नदी बारीक बारीक धाराओं में बट करके समुद्र से मिलती है, तिकोना जैसा शेप बनाती है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर से भी समझ लीजिए, ये हिमालय है, नीचे उतरते वक्त ये पत्थर वाली जगह भांगर है, नदी गायब है, फिर नदी निकलेगी और यहाँ पे वनस्पति पाई जाएंगी, बहुत सारी जंगल पाए जाते हैं, तराई कहेंगे। और ये नदी है, नदी के पास वाला अपना खादर है और दूर वाली ऊंची मिट्टी क्या है आपकी, भांगर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाबर, तराई, खादर, भांगर और डेल्टा क्या होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए 2 प्रयास। तो पहला प्रयास तो ये हो गया, 1987 में ब्रुनलैंड आयोग आया था और इसने है ना सतत पोषणीय विकास की संकल्पना दी और बताया कि संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसमें सतत पोषणीय विकास को हम धारणीय विकास भी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि संसाधनों को इस बुद्धिपूर्व तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा है। दूसरा पॉइंट ये है कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो वो भी संसाधनों के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के विकास के लिए किया गया था। तो ये 2 पॉइंट है, 2 नंबर में हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा जैव अजैव थे, और स्वामित्व के आधार पर 4 है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का, जैसे किसी एक व्यक्ति का तालाब है, घर है, बाग है, खेत है। ठीक है, सामुदायिक मतलब समुदाय, जैसे पूरे गांव का कोई स्कूल है, पूरे गांव का खेल का पार्क है। ठीक है, उसे हम कहेंगे सामुदायिक। राष्ट्रीय मतलब होता है किसी देश के संसाधन, जैसे कि खनिज है, जैसे भारत के खनिज भारत के होंगे, पाकिस्तान खनिज पाकिस्तान के होंगे, जल संसाधन हमारी नदियां हैं, तो किसी एक व्यक्ति की नदी थोड़ी ना होगी, वो सब पूरे देश की होगी। जंगल है, जंगल के जानवर है, किसी व्यक्ति के जंगल के जानवर थोड़ी ना हो जाएगी, भैया हमने है ना ये पार्क जंगल पूरा हमने खरीद लिया, ऐसा नहीं होता, वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसी देश के नहीं होते, उसमें कई सारे देश उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की परमिशन से। जैसे कि 200 किलोमीटर दूर के बाद, जैसे कोई ये देश है मान लीजिए, तो 200 किलोमीटर तक तो इस देश का इस पे हक होगा, जल जो महासागरीय जल है, लेकिन इसके बाद का जो ये महासागरीय जल है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो वो अंतरराष्ट्रीय हो गया। देखो ये देश है, आई नाम का देश है, तो ये 200 किलोमीटर तक के जो जल है महासागरीय, उस पर तो आई देश के अधिकार हो गया, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन हो गए। इसके बाद का जो ये जल क्षेत्र है वो कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और किसी देश का इस पे अधिकार नहीं होगा। तो स्वामित्व के आधार पर आप हेडिंग भी लिखाएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, 1-2 एक्स्ट्रा मैंने और डाले हैं। ठीक है, काली मिट्टी की विशेषता है, काली मिट्टी की पहली विशेषता नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। तो 2 पॉइंट याद रखना, नमी सोखने की क्षमता और कपास की खेती। फिर लेटराइट मिट्टी, इसको क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फोरिक एसिड अधिक होती है, अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास किसे कहते हैं। अभी कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए इस प्रकार का विकास करना कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, यानी कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ऐसा विकास कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी अवहेलना ना करें। 2 पॉइंट याद रखना, पर्यावरण का नुकसान ना हो और ऐसा विकास कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1952, इसने कहा था 33% भूमि पर कम से कम वन होने चाहिए भारत की। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण। एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल कर सके नवीकरण, एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल ना कर सके अनवीकरण। जैसे कि खेत हमने एक बार फसल कर ली, फिर दोबारा फसल कर सकते हैं। जंगल है, जल है, नदी है, नवीकरण संसाधन। वन ऊर्जा है, नवीकरण संसाधन। जबकि कि खनिज है, अनवीकरण संसाधन है। लकड़ी हमने जला दी, खत्म हो गई, अब दोबारा जला सकते हैं नहीं, तो अनवीकरण संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर वही समाप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन वो साधन है जिसका मानव उपयोग करता है। ठीक है,
और इसमें 3 चीजें और आ जाती हैं, आप ऐड करना चाहें, इतना लिखना चाहे तो इतना भी ले, जैसे प्रौद्योगिकी है ना, प्रौद्योगिकी की हमारे पास हो उसको इस्तेमाल करने के लिए, साथ ही साथ क्या हो, हम आर्थिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से, और तीसरा क्या है वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो ये 3 पॉइंट है, इतना भी लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो संसाधन जो यानी कि वो वस्तुएं जो मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं और किसने दी हो, प्रकृति ने दी हो, मानव, प्राकृतिक संसाधन। और अगर मानव ने बनाए हैं तो मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति के द्वारा दी गई सभी वस्तुएं मानव द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संसाधन। पंजाब की भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा है, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब की भूमि का निम्नीकरण। हरियाणा की भूमि का निम्नीकरण भी अत्यधिक सिंचाई के कारण। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, तो वहां की भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा चराई होती है जानवरों की, इस कारण वहां की भूमि का निम्नीकरण अत्यधिक चराई के कारण। जबकि पंजाब की बात होगी तो पंजाब में सिंचाई 80% वहां पे खेती की जाती है जमीन पर पंजाब की, तो वहां पे सिंचाई बहुत होती है, तो निम्नीकरण हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। ऐसे ही मैं इसके आगे की वीडियो